So I'm sharing my screen now, and so what I'll do, I'll go straight with the right. आप लोग सब मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, कोई भी मुझे क्यू दे दे और फिर बता दे मुझे। जी सर। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। जी सर, अच्छा, नजर आ रहा है। अच्छा, जो डेटा कोडिंग जिनका ऑलरेडी सेकेंडरी डेटा है, दे हैव ऑलरेडी गॉट द एंटर्ड डेटा, लेकिन जो जिनको प्राइमरी डेटा या क्वेश्चन के जरिए वो कर रहे हैं, तो नाउ इट इज वेरी, दे नीड टू बी केयरफुल ऑन दैट कि जो डेटा आता है वो डेटा सिर्फ आपने ऐड अगर करना है या उस पर जो उसको एंटर करेंगे, तो यूजुअली दो तरीके हैं। मैं आमतौर पर स्टूडेंट्स को वो ये दो तरीके बताता हूँ, और एक तरीका ये है कि वो SPSS में डायरेक्टली कर लें। ये पहला तरीका नहीं है, लेकिन एक तरीका ये है कि ये SPSS में डायरेक्टली आप एंटर कर सकते हैं। मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ, ये एक तरीका। दूसरा तरीका है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एंटर करें, और ये दूसरा तरीका ये मेरा प्रेफर्ड है, और मैं इसको नंबर 1 तरीका कहता हूँ। उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि डेटा एंट्री करते वक्त, अब दो चीज़ें हैं। डेटा एंट्री करते वक्त आप सॉफ्टवेयर से या तो सीखने की कोशिश करें, अगर आप इफ़ यू आर यूज टू विद द सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर से सीखने की कोशिश करें। और अगर सॉरी, जब आप यूज टू हैं तो फिर सीखने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली एंटर इनटू दैट। बट अगेन, क्योंकि हम आम तौर पे आम जिंदगी में एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ज़्यादा यूज टू हैं, तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि अपना डेटा एंट्री करते वक्त आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एंटर करें। और माइक्रोसॉफ्ट में में एक्सेल में एंटर करने के बाद वो आप डेटा फाइल को बड़ी आसानी से माइक्रो SPSS में कॉल कर सकते हैं, अगर आप SPSS में काम कर रहे हैं तो। और अगर किसी और सॉफ्टवेयर में अगर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल PLS SCM के अंदर है, तो PLS SCM के लिए भी दो तरीके अगेन हैं कि आप स्मार्ट PLS सॉफ्टवेयर, सॉरी, तो स्मार्ट वहाँ पे आप जो एक्सेल में आपने एंटर किया हुआ है, आप उसको CSV फाइल के तौर पे एक्सपोर्ट करा सकते हैं। या फिर आप जो, अगर एक्सेल से CSV फाइल एक्सपोर्ट करने में एक्सेल जो है वो काफ़ी सवालात पूछता है, और लाइक सेव करते वक्त बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन आंसर करता है, तो उसका दूसरा तरीका है इसको SPSS में कॉल कर लें, और SPSS से इसको आप जो है फाइल बता दें, तो स्मार्ट PLS जो है वो SPSS की फाइल को रीड कर लेता है, या फिर CSV फाइल को भी रीड कर लेता है। तो दीजिए, मैं आमतौर पर इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरचेंजेबली फाइल फॉर्मेट कन्वर्जन के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ। मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल जो आप लोगों के लिए ही है, जो जिसका कोई डेटा इससे एनालिसिस से ताल्लुक नहीं है, रिसर्च से ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आम जिंदगी में होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो बेहतरीन ग्राफिक कन्वर्जन सॉफ्टवेयर है। अगर आप किसी एक ग्राफिक में, आपके पास कोई टेबल है या कोई चीज़ है, आप उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ले जाएं, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ले जाएं, वो आपको सेव एज पिक्चर तौर पे करेगा। नहीं तो टेबल वहाँ बना लें, टेबल बनाने के बाद राइट क्लिक करके उसको सेव एज पिक्चर करके यू कैन ट्रांसपोर्ट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में भी हो जाता है। लेकिन किसी एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्जन करना हो, तो पावर पॉइंट इज द वंडरफुल टूल। तो दिस इज हाउ द फिलॉसफी ये है कि आपको अगर सॉफ्टवेयर की चीज़ों का पता हो, थोड़ी छोटी छोटी, जरूरी नहीं है सॉफ्टवेयर की वो उसका मेन फंक्शन का पता हो, लेकिन ये पता हो कि ये क्या करता है फाइल हैंडलिंग के लिए, तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन आपको भी पता होनी चाहिए। क्योंकि इस दौरान ये जो आम तौर पे मैंने स्टूडेंट के साथ जो काम किया है, उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा कि यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर उनको पावर पॉइंट या एटलीस्ट सॉरी उनको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर ज़्यादा इस्तेमाल करना आता है, तो वो बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें टेक ओवर कर लेते हैं, और बहुत जल्दी उनका लर्निंग जो कर्व है बहुत, वो जो है वो छोटा हो जाता है। दैट मीन जल्दी से वो लर्न कर लेना शुरू हो जाता है। और ज़्यादातर फाइटिंग जो होती है वो सॉफ्टवेयर की, क्योंकि जो मुश्किल तरीन सॉफ्टवेयर जिसको स्टूडेंट कंसिडर करता है कि कोई नया सॉफ्टवेयर है, वो उसको मेहनत से वो सॉल्व, या मेहनत से उसको वो डिसाइफर कर लेता है, या एक्सप्लोर कर लेता है, या कॉन्कर कर लेता है। लेकिन जिसको वो बाय डिफॉल्ट एज्यूम करता है, ये तो मुझे आता ही है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बहुत सारी टूल, और वो एक्चुअली टूल्स आपको डेटा बिल्डिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, या एटलीस्ट डेटा हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, डेटा एंट्री, और मे बी प्रिपेयरिंग द डेटा, और मे बी राइटिंग समथिंग अबाउट इट, और ये सारी चीज़ों के लिए वो सॉफ्टवेयर हम एज्यूम करते हैं ये मुझे आता है, और जब उसको काम करने के लिए लगते हैं, तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम होती है कि ये तो नहीं आता। तो दिस इज द केस। और ये एग्जांपल आपके सामने मैं जो अभी दूंगा, वो एग्जांपल ये है कि जो क्वेश्चनर आप लोगों ने बनाए हुए हैं, वो क्वेश्चनर कितने प्रोफेशनली बने। अब प्रोफेशनल का मतलब एस्थेटिकली खूबसूरत की बात कर रहा हूँ। जितने प्रोफेशनली बने हुए हैं,
तो वो आप खुद अपने अपने क्वेश्चनर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कितना एक्सटेंडेड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कितना आता है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आई एम नॉट इवन अंडर एस्टिमेटिंग कि आप लोगों को नहीं आता है। आई एम जस्ट सेइंग कि ये खुद एक आईना है जो आप देख सकते हैं। क्या मेरा बनाया हुआ बहुत अच्छा होगा? नो, नॉट नेसेसरीली, बट आई एम जस्ट सेइंग कि प्रोफेशनली एस्थेटिकली लुकिंग गुड। अच्छा, एस्थेटिकली लुकिंग गुड क्यों है? ये मेरा अगेन एक और तजुर्बा है। खासतौर पे वो तजुर्बा ये है कि अगर क्वेश्चनर का डिजाइन सही बना हुआ है और वो दिखने में भी अच्छा है, अगर वो दिखने में भी अच्छा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर कर ये सकते हैं कि वो जब दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दूसरा वो खुद ब खुद अट्रैक्टिव, उसको अट्रैक्शन होगी और वो खुद ब खुद फील करेगा या पूछेगा या आपके बारे में विल हैव अ गुड ओपिनियन आल्सो। लेकिन आजकल के ज़माने में अगर आप जो से ऑनलाइन अगर वेब सर्वे भरवाते हैं, तो वेब वेब सर्वे के अंदर जो कंटेंट है, वो जो शुरू का इंट्रो है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उसमें कलर्स या बहुत सारी चीज़ें जो पुट इन और ट्राई टू डू दैट। और इसमें कोई ग्राफिक एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, या अगर ग्राफिक एलिमेंट देंगे तो दैट विल आल्सो लाइक हेडर के ऊपर आप दे सकते हैं गूगल फॉर्म के अंदर, इस तरह की चीज़ें। ये बारी ये सब चीज़ों के साथ दिस इज़ व्हाट आई वांटेड यू, कि इसको आपने समझना है कि क्या चीज़ है। बहरहाल यहाँ से वी टॉक अबाउट कि डेटा कोडिंग क्या है। ये लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बुक व्हिच आई हैव केप्ट इट फॉर सो मेनी ईयर्स, बट ओल्ड, बट समथिंग गुड, क्योंकि आमतौर पे जितनी आजकल एडवांस बुक है उनमें इस तरह की बारीक बातें नहीं है। बट दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर मी। ओके, सो इसमें डेटा कोडिंग में प्लान द स्टडी, पायलट टेस्ट एंड कलेक्ट द डेटा। दैट मीन्स कि वी विल ट्राई टू डेवलप द इंस्ट्रूमेंट। अगर हम इंस्ट्रूमेंट डेवलप करें, और इंस्ट्रूमेंट डेवलप करने का मतलब है कि हम क्वेश्चन कैसे डेवलप करते हैं, चीज़ें कैसे करते हैं, तो उसके अंदर एक साइटेशन है। मैं सिर्फ आपको यहाँ बता रहा हूँ कि सैलेंट एंड डिलमैन की बुक है, दैट इज आल्सो गुड, नॉट दैट मच गुड। अब बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन फिर भी स्टिल इट्स वन ऑफ द स्टैंडर्ड जिसको आमतौर पर बहुत सारे लोग अभी अभी भी कोट करते हैं, लेकिन ओल्ड स्कूल ज्यादातर कोट करता है। अच्छा, खैर बार ये पायलट टेस्टिंग एंड रिफाइनिंग इंस्ट्रूमेंट, दिस इज ओके। इसमें कंटेंट वैलिडिटी भी क्या है, जो हमें क्वेश्चन है डेटा एंट्री करते, जो ऑलरेडी आप लोगों ने क्वेश्चन है बनाते वक्त जा रहे कंटेंट वैलिडिटी है। अब यहाँ पे कलेक्टिंग डेटा है, और हमें यहाँ से बात हमारी शुरू होती है कि वी शुड चेक आवर रॉ डेटा आफ्टर लाइक कलेक्टिंग इट, इवन बिफोर इट इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। तो इसको भी चेक करना जरूरी है कि कैसे इसको चेक करें। मेक श्योर दैट द पार्टिसिपेंट मार्क देयर स्कोर शीट्स और क्वेश्चनर अप्रोप्रिएटली। उन्होंने अप्रोप्रिएटली मार्क किया ही नहीं किया, इसको एंटर करना बहुत जरूरी है। दो बातें होती हैं। एक बात मैंने ये भी देखा है कि स्टूडेंट्स आमतौर पे क्या करते हैं कि अपने से जूनियर जो भी लोग हैं और उन लोगों को वो क्वेश्चन पकड़ा देते हैं कि डेटा एंटर कर लो, विदाउट लुकिंग एट ऑल ऑफ द क्वेश्चन कि क्या है या नहीं। और फिर जब डेटा एंट्री होती है तो फिर वो खुद ही लड़ रहे होते हैं और बहुत सारी फाइटिंग चल रही होती है, क्योंकि वो डेटा उन्होंने खुद चेक नहीं किया था कि ये इसको किस तरह भरा जाएगा, क्या होगा। एक ये बात। दूसरा, दूसरे लोग हैं वो जो खुद एंटर करते हैं, तो वो शायद इस पर ध्यान नहीं देते कि जो भी एंटर हो रहा है, मे बी दे वांटेड टू गेट देयर एनालिसिस क्विकली, और मे बी दे जस्ट वांटेड टू कि यार मैं जल्दी से अपना काम खत्म कर देता हूँ और मैं एनालिसिस करके मैं जल्दी से मैं दे दूं आगे, ताकि मेरी डेडलाइन अभी दूर है या नहीं है, लेकिन लेट मी गेट ओवर विद, मेरे दूसरे कोर्सेज का काम भी है, दूसरे कोर्सेज के असाइनमेंट और रिपोर्ट भी। बट एनीवे, अगर दूसरे कोर्सेज साथ हैं रिसर्च के, थीसिस के, तो फाइन। अगर नहीं है तो तब भी फिर यही फोकस है, तो इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। कहने का मतलब आमतौर पे स्कोर शीट और क्वेश्चनर को अप्रोप्रिएटली देख लें। चेक टू सी इफ देयर आर डबल आंसर्स टू अ क्वेश्चन, कोई डबल आंसर तो नहीं। और अब ये डबल आंसर कैसे हो सकता है व्हेन ओनली वन इज एक्सपेक्टेड? ये अभी फिलहाल मैं इसको मजाका खेज में बोल रहा हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने इम्तिहान में कई मरतबा 2 मार्क किया ना कि ये भी है, ये भी है, डबल आंसर्स हो जाते हैं। So it happens. So answers that are marked between two rating points, कोई ऐसे आंसर है जो दो रेटिंग पॉइंट के दरमियान है। मिसाल के तौर पे रेटिंग अगर 3 और 4 या 2 और 3 है, तो किसी ने 2.5 कर दिया, जो 2.5 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये this is what these are the things that we should be looking into. If this happens, then we have to make a rule, and then that rule is use the average. एवरेज को ऐड कर लें। अब एवरेज को अगर ऐड कर लें, जो बार बार कंसिस्टेंटली, अगर वो उस वाले वेरिएबल में एवरेज हो रहा है तो एवरेज ऐड करें। मैं अगेन जोकिंगली बोल रहा हूँ, सम पीपल मे स्माइल। अब आई एम सॉरी टू से लाइक दिस, बट लेकिन जेंडर में एवरेज नहीं इस्तेमाल हो सकता है, तो दैट दिस इज एग्जैक्टली द केस। सो thus we should clean up our data, making sure that it is clear, consistent and readable, because ये पढ़ा जाए और फिर ये डेटा जो है वो आराम से
बिफोर एंटरिंग इनटू द डेटा फाइल से पहले ही हमें वहां पे थोड़ी सी उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। और उसकी जांच पड़ताल करने के लिए ये आप 3 क्वेश्चन देख लीजिए, सिर्फ अभी इनकी शक्लें देखें कौन सी। ये 5 सवाल है, ये 6 सवाल है, और 6 सवाल पे लोगों ने मार्क किया हुआ है। और इसमें पहले वाले पे जो मार्क हुआ हुआ है वो अगर आप देखें तो सवाल की नेचर क्या है क्या नहीं है, वो फिलहाल इलिस्ट्रेटिव पर्पजेस के लिए उन्होंने सवाल की नेचर इस तरह रखी हुई है कि कुछ लिकर्ट स्केल है, कोई डाइकोटोमस है, कोई मल्टीपल रिस्पॉन्स है। तो और मल्टीपल रिस्पॉन्स का मतलब एक से ज्यादा रिस्पॉन्स चूज किए जा सकते हैं एसपीएसएस में, ये एक अलग टेक्निक है, इसको हैंडल कैसे किया जाता है। और यहाँ पे कुछ लोग जिनको क्वेश्चन अगर वो पहली मरतबा बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अगर उन्होंने नहीं लिया या कोई स्केल इस्तेमाल नहीं किया, तो आमतौर पर वो इस किस्म की जो है वो ट्रैप में फंस जाते हैं कि वो मल्टीपल ऑप्शन वाला चूज कर लेते हैं, और वो फिर प्रॉब्लम होता है। और एक और सवाल होता है अदर का ऑप्शन ऐड करना, और अदर के ऑप्शन में आमतौर पे अगर 20-25 लोगों ने अदर का ऑप्शन ऐड कर दिया और भर दिया है, अब वो भर दिया है और वो अदर में 20-25 लोगों में से कुछ कॉमन है लेकिन बाकी सब ने इंडिविजुअल बात की है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये चंद चीजें जो ध्यान में रखनी क्वेश्चन है बनाने से भी पहले जरूरी होता है। तो उसको ये मैं आमतौर पे अदर क्वेश्चन कभी भी अपने स्टूडेंट से मैंने कभी भी नहीं कहा कि इसको रखो, बिकॉज मैं हमेशा ऑल्टरनेटिव, क्योंकि मैं पहले से ही सद्देबाप कर देता हूँ उसका। और और स्टूडेंट आमतौर पे फिर भी करते हैं ऐसा, प्लीज ये मत समझिएगा कि वो बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाते हैं, नहीं वो फिर भी करते हैं। और वो ड्यू टू मेनी रीजंस, वो रीजंस जो है वो अजीब अजीब सी रीजंस है। नंबर वन, एक ज्यादातर जो मुझे रीजन मिली वो ये है कि सर दूसरे लोग ऐसा कर रहे थे तो मैंने भी कर दिया। मैंने कहा ये ना हो मेरा काम गलत हो गया। मैंने कहा मैंने बताया था ऐसा नहीं करने का, नहीं सर वो दूसरे कर रहे थे तो इसलिए मैंने कर दिया। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आप इसको करेक्ट करते हैं। तो दिस इज लाइक समटाइम्स वेरी रीजंस आर रन ऑन। ओके, अब यहाँ से इसको देख लेते हैं। लेट्स अज्यूम द कंप्लीटेड क्वेश्चन है, फिगर 2.1 2.2 नीचे भी ऑलरेडी भी है वो दिखाते हैं। were given to a small class of 12 students and they filled them out and turned them in the end of the class। ये 12 है, मैं 12 आपको एक एक करके you will see the answer। यहाँ पे आपको एक एक करके 1 2 अगर आप देखें आईडी नंबर 1 2 3 तो मैं सारे दिखाऊंगा आपको। और the researcher numbered the forms from 1 to 12 as shown in the opposite। आईडी जो है वो आईडी के ऑपोजिट जो है वो उन्होंने वहां पे उन्होंने दिखाया। ओके, नाउ इफ यू लुक एट इट, सर्कल आई वुड लाइक क्वेश्चन को देखते हैं, प्लीज सर्कल और सप्लाई योर आंसर। सो आई मीन वट एवर द इंग्लिश, डोंट गो विद दैट कि ये स्टैंडर्ड अंग्रेजी है या नहीं। तो इसमें द क्वेश्चन नंबर 1 इज आई वुड रेकमेंड दिस कोर्स टू अदर स्टूडेंट्स। सो दैट वुड बी लाइक, अगर उन्होंने ऑप्शन 3 चूज किया वो उसको सर्कल कर दिया, ये आमतौर पर ये होता है। ये समझना जरूरी है, जरा इसको समझिएगा। मैं अभी डेटा एंट्री नहीं, पहले तो ये देख लें कि उसके बाद डेटा एंट्री, पहले एरर्स तो आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिकर्ट स्केल है तो नहीं होगा, लेकिन कभी कभी इस तरह की चीजें आती हैं, होती हैं। जब आप माशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे रिसर्च में तो कंसल्टेटिव मोड में आएंगे, तो कई मरतबा इस तरह के सवाल क्लाइंट के लिए कभी काम करना पड़ता है। तो ये चीजों का आपको पता होना चाहिए ताकि ये ना खुदा ना खासा हैंडीकैप उस वक्त फील करें आप। ओके, सो आई वर्क वेरी हार्ड इन दिस कोर्स, फाइन उन्होंने 5 कर दिया। फिर द सेकंड क्वेश्चन इज, अगर इफ यू लुक एट इट के आर्ट्स, बिजनेस और इंजीनियरिंग, और इस पे अगेन इस क्वेश्चन में एक और बात दी है कि उन्होंने कहा सप्लाई और आंसर सर्कल कर दें, सर्कल नहीं हो सकता। थर्ड क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो ये एक और ये भी एक लाइक थोड़ी सी, लेट मी पुट इट दिस वे, ये थोड़ी बदतमीजी कहलाती है कि आप इंस्ट्रक्शन ना दें किसी क्वेश्चन के लिए। लेकिन अब अगर किसी ने अभी तक नहीं दिया हो तो कोई बात है, दैट्स ओके, बट लेकिन अच्छा नहीं लगता। तो आर्ट साइंसेज में उन्होंने एक्स मार्क कर दिया, फाइन, कोई गलत नहीं है फिलहाल। माय जेंडर इज मेल फीमेल, माय जीपीए इज 3.12, ठीक है। और उसके बाद फॉर दिस क्लास आई डिड, उन्होंने कहा कि मैंने ये काम किया, और लिखा चेक ऑल दैट अप्लाई। ये सवाल मल्टीपल रिस्पॉन्सेज वाला जिसमें एक से ज्यादा आप अप्लाई कर सकते हैं, ये एसपीएसएस में हैंडल करना इतना आसान नहीं है। और लोग आमतौर पर जो विदाउट नोइंग इसको कैसे हैंडल करेंगे एसपीएसएस में, तो ये एसपीएसएस का मतलब किसी भी डेटा एंट्री वाले सॉफ्टवेयर की बात है, लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है। और ये चीजें हैंडल करने के लिए हालांकि सोल्यूशन आसान है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है, और काम जरूर करना पड़ता है क्योंकि गलती हो जाती है। तो लिहाजा मैं आमतौर पर इस तरह के सवाल अवॉइड करवाता हूँ। मैं सवाल की नेचर चेंज करवा देता हूँ, क्योंकि जब सवाल आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उधर अगर आप इसका ख्याल रख लें तो फिर ये मल्टीपल रिस्पॉन्स एंट्रीज की जो है वहां से बचा जा सकता है। फिलहाल बहरहाल इसका भी इलाज है और वो किया जा सकता है और हो जाता है। ओके, फॉर दिस क्लास लाइक फॉर एग्जांपल द रीडिंग, होमवर्क और ये एक्स्ट्रा करेक्ट, वो तीनों ऑप्शन में से कोई एक चूज किया।
इसी के मुकाबले में इफ यू लुक एट द सेकंड पर्सन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी वही चूज किया, सर्कल कर दिया, और उसके बाद उन्होंने ए बी ई यानी आर्ट्स, साइंसेज, बिजनेस और इंजीनियरिंग में से बी को उन्होंने चूज किया, और मेल को उन्होंने मेल 2.91 और 2 ऑप्शन चूज किए। उसी के बरक्स अगर आप देख लें तो ID3 में उन्होंने क्या किया, बिल्कुल सिंपल फीमेल, और ए को चूज किया, और 3.33 उन्होंने GPA लिखा, और उसके बाद 2 ऑप्शन चूज के लिए। सीम्स ओके, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, दैट्स ओके। लेकिन हाँ अबाउट 4 5 6 को स्टडी कर लेते हैं, और 4 5 6 को अगर स्टडी कर लें तो उन्होंने 2 ऑप्शन चूज किए, और ऑफ कोर्स बी को चूज किया, और फीमेल को चूज किया, और GPA 3.60 और तीनों ऑप्शन चूज कर लिए, दैट्स गुड, नो इश्यूज। अच्छा, इसी तरह से जो 5 को चूज किया, फिर नंबर 5 को आप देख लें तो 2.52, नंबर 5 में भी कोई इशू नहीं है। मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, नॉट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। मल्टीपल रिस्पॉन्स का मतलब एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा रिस्पॉन्स को फिल करना। सो एक्सक्यूज मी, तो ये उन्होंने पिक किया। और नंबर 6 को भी देख लें तो नंबर 6 में भी उन्होंने लाइक वही, इट सीम्स वेरी प्लॉजिबल, सब चीजें सब सही नजर आ रही हैं। तो कंप्लीटेड क्वेश्चन है 1 through 6 जो है ये हमें नजर आए। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, सर्कल्स का कहा था उन्होंने एक्स कर दिया, चलें कोई बात नहीं, दैट्स ओके। बट अगेन, और माय जेंडर को उन्होंने अगेन सर्कल कहा था, लेकिन एम उन्होंने क्रॉस कर दिया, चलें कोई बात नहीं है। GPA को देखें, what shall I take? Shall I take 250 or shall I take 2.50? Right? So I don't know. मुझे देखना पड़ेगा अब वो, ये आई एम कंफ्यूज, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल ये एक आमतौर पे एरर फ्लुएंसी में हो जाता है, लोगों से अगर भरवाते हैं। ये शायद आप लोगों को इस वक्त अभी ऐसा लगेगा कि ये क्या हमें बताया, हमने तो ऑनलाइन सारा कुछ भरवाया है, कोविड की वजह से तो हम गए नहीं ज्यादा लोगों के पास। तो फाइन, आई एग्री, लेकिन उसमें भी डेटा में देखिएगा, लोगों का कभी कभी हो जाता है, वो भी डेटा एंट्री जो खुद कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम आया था। मैं आपको एक एग्जांपल, चैलेंज एग्जांपल है, आप अपने क्वेश्चन जो भी नाम का भी पूछें, कि एक फॉर्म, गूगल फॉर्म वैसे ही जनरेट करें, और उसमें लिखें कि अपना नाम कैपिटल में, अपना नाम लिखिए, और नीचे आप ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दे दें कैपिटल में लिखें, और जरा फिर आप देखें कितने लोग कैपिटल में टाइप करते हैं। ठीक है, टाइप ही नहीं, बहुत कम परसेंटेज, राइट, इवन लाइक 10 to 20% people will type, follow your instruction, and बाकी सब लोग जो है फ्लुएंसी कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग नाम का पहला अल्फाबेट कैपिटल में नहीं करते, ये जस्ट टेस्ट इट, कभी आप इसको टेस्ट करके देखिएगा, आपको अंदाजा होगा, और देन यू विल कम टू नो के परसेंटेज क्या है और कैसे है। तो अगेन 7 में वी नीड टू बी। अच्छा, हाउ अबाउट 8? 8 में आप देख रहे हैं, चूज वन, वो इंस्ट्रक्शन चूंकि क्लियर नहीं है तो उन्होंने क्या चूज किया कि मेरा मेरा कॉलेज बिजनेस भी है और इंजीनियरिंग भी है, बी और एक्स भी। फाइन, मे बी ऐसा होता हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई है। बाकी सब चीजें बाकी उन्होंने सही भरी। ओके, 9 को देख लें। 9 में उन्होंने क्या किया, 9 में उन्होंने ई और डायरेक्ट इंजीनियरिंग और फिर मेल और अबाउट 3 पॉइंट्स। अब उन्होंने अबाउट 3 पॉइंट्स, व्हाट शैल आई डू अबाउट इट? ये तो बड़ा प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता कि ये 3 पॉइंट्स का मतलब 2.59 है या 3.01 है, तो लिहाजा नो आइडिया अबाउट इट। और 3.01 नहीं हो सकता, लेकिन बारह फिर भी 2.58 57 वट एवर, 2.2 समथिंग, तो क्या हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। तो 2.9 है या 3.1 है, चले इतना समझ लें, अबाउट 3 पॉइंट। और दिस इज अगेन द फ्लॉ 7 8 9 में। हाउ अबाउट 10 11 12 लास्ट सेट? और इसमें 10 में देखें, 10 में मिसिंग, वाई? बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 and 2 और वो उन्होंने भरा हुआ, बाकी वो जिसने भी भरा हो जा रहा है उसने पूरा भरा नहीं है। ओके, हाउ अबाउट 11? 11 में लुक एट 3 and 4, 3 and 4 हाईलाइट हुआ हुआ है और 5 हाईलाइट हुआ हुआ है। अब वो 3 and 4 में से मैं कौन सी चॉइस लूँ, मुझे तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि 1 2 3 4 5 जो लिकर्ट स्केल है, स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री तक, और अब मैं 3 4 न्यूट्रल पॉइंट है, और स्ट्रांगली एग्री से समवट एग्री या मे बी सिर्फ एग्री है 4। अब उसमें से कौन सा पॉइंट लूंगा? आई एम लुकिंग एट द क्वेश्चन नंबर 11, ID 11। तो अब मेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर। और हाउ अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 का तो एंटर ही नहीं किया हुआ, और लेकिन उन्होंने आर्ट्स एंड साइंसेज, बिजनेस इंजीनियरिंग की जगह पे उन्होंने लिख दिया बायोलॉजी। ओके, दैट्स समथिंग न्यू टू मी। अब ये मुझे पता नहीं है कि बायोलॉजी जो है किसी ने क्वेश्चन में भरा, तो भैया ये क्या मतलब है?
क्योंकि मेरे क्वेश्चन में तो था ही नहीं। तो पीपल डू राइट इट, समटाइम्स ऐसा होता है। और कई मर्तबा तो जो सीनियर लोग हैं और वो तो जो जूनियर को सजेशन भी लिख के दे देते हैं कि ये करो ये करो, और ये करना चाहिए तुम्हें, तो ये करना चाहिए। एनीवे, वो दैट्स डिफरेंट बॉल गेम। सो जेंडर पे उन्होंने मार्क कर दिया, एंड जीपीए पे देखें, मैं इसको 4.67 पे तो ले ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि फ्लैरा मैक्सिमम 4 है सीजीपीए, और 9.67 तो सवाल ही पैदा नहीं। फाइन। एंड हाँ, बट उन्होंने नीचे जो है वो कमाल किया है, और कमाल उन्होंने सर्कल कर दिया है, और वो सर्कल किया है, और वो जो ऑप्शन को टिक मार्क नहीं है, लेकिन उनका मकसद ये था कि ये दो चीजें हैं कि मैंने इस क्लास के लिए रीडिंग भी की है और होमवर्क भी किया है, तो ये दोनों चीजें ऑप्शन उन्होंने कर दी हैं। फाइन। अच्छा हाँ, बट लेट्स लुक एट 12। 12 के अंदर मिसिंग है कि उन्होंने जीपीए लिखा ही नहीं, और जीपीए नहीं लिखा है वो मे बी ड्यू टू एनी रीजन, आई डोंट नो। और तो लेकिन मिसिंग कहने का मतलब है दिस इज द सेट ऑफ मल्टीपल थिंग्स, और ये चीजों के साथ आप इसे बेहतर वो करते हैं। ओके, अब इसकी कोडिंग, जो कोडिंग है वो कोडिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे आपने क्वेश्चनर को देख लिया, आप इस तरह देखें, जरा गौर से समझ, दोबारा से मैं आपको क्वेश्चनर समझा देता हूँ, बहुत आसान है। पहला पहला सवाल है जिसकी 5 रेटिंग, इसको ग्रेडेशंस कहते हैं, रेटिंग डिग्रीज कहते हैं, और इसको या ग्रेजुएशंस भी बोलते हैं, लेकिन फिलहाल ये 5 लेवल्स हैं, इसको लेवल्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये टिपिकल रिसर्च की लैंग्वेज है, लेवल्स, और आइटम्स और आइटम्स के लेवल्स, वेरिएबल और वेरिएबल के लेवल्स, और वेरिएबल्स के डायमेंशंस। ये डायमेंशन जो है वो दैट इज मोर ऑफ द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कि वो डायमेंशन है, लेकिन लेवल्स से स्टैटिस्टिक्स में लेवल्स कहा जाता है। ओके, आई वर्क वेरी हार्ड इन दिस कोर्स, ये दूसरा सवाल है, इसके भी 5 लेवल्स हैं। ओके, और माय कॉलेज, अब इसके 3 लेवल्स हैं, आर्ट्स एंड बिजनेस ए बी ई इस तरह समझ लें, और जेंडर के 2 लेवल्स हैं, और सी जीपीए के कोई लेवल नहीं है, क्योंकि ये अगेन मैंने लास्ट टाइम बताया था मैट्रिक और नॉन मैट्रिक, तो ये दिस इज अ मैट्रिक डेटा, तो ये मैट्रिक का कोई लेवल नहीं है, डेफिनेटली ये एज इट इज एंटर होगा। और फिर जो फॉर दिस क्लास आई डिड, जो मल्टीपल रिस्पांस है, इसके एक्चुअली एक ही सवाल के 3 लेवल नहीं है, या एक्चुअली 3 सवाल है एक ही में, और हर सवाल के अगर आप गौर से देखें तो या तो उसको वो चेक मार्क लगाएगा या उसको वो चेक मार्क नहीं लगाएगा। तो हर हर ऑप्शन के सवाल नंबर 6 के 2 लेवल्स हैं, चेक्ड और अनचेक्ड। ठीक है, जिस तरह आईडी 11 को देखिए या आईडी 10 को देखिए, तो द रीडिंग में अनचेक्ड, जाहिर है यहाँ पे अनचेक्ड वाले कॉलम में आ जाएगा, इसको अनचेक्ड 2 कॉलम बनाना पड़ेंगे मुझे, और होमवर्क के अंदर अनचेक्ड और एक्स्ट्रा क्रेडिट में अनचेक्ड, ये 3 कॉलम में मैं 1 1 1 डाल दूंगा, और चेक्ड में 0 0 0 डाल दूंगा। दैट मीन्स कि एसपीएसएस या कोई भी सॉफ्टवेयर इसको बोलेगा ओके, ये सॉर्ट ऑफ अ डमी कोड, लेकिन इसको वो समझेगा ओके यहाँ पे कुछ मार्किंग है, यानी ये मार्किंग अनचेक्ड है, और मैं फिर अनचेक को वो ज़्यादा वो देखेगा या वट एवर कैलकुलेट करेगा, जो भी करेगा, और जो हमें चाहिए मकसद है। लेकिन आईडी 11 को भी, सिर्फ अभी एग्जांपल आईडी 11 को देख लें, तो उसके अंदर अगर मैं चाहूँ इसको मैं कंसिडर कर लूँ कि ये गलती नहीं है, चले उनका मकसद इसको चेक करना ही था, यानी इस पर चेक मार्क लगाना था, जो सर्कल कर दिया आईडी 11 में, तो फिर मैं क्या करूंगा, चेक्ड वाले कॉलम में लिखूंगा 1 और अनचेक्ड कॉलम में लिखूंगा 0 रीडिंग के लिए। फिर होमवर्क में चेक्ड वाले कॉलम में लिखूंगा 1 और अनचेक में लिखूंगा 0, लेकिन एक्स्ट्रा क्रेडिट के चेक्ड कॉलम में लिखूंगा 0 और अनचेक में लिखूंगा 1। अब ये कोडिंग का तरीका मैंने सिर्फ अभी अभी बता रहा हूँ, अभी आगे चल रहा है, लेकिन आपको सिर्फ सवाल के लिए मैंने गाइड किया कि पहले सवाल के 5 लेवल्स हैं, दूसरे सवाल के 5 लेवल्स हैं, तीसरे सवाल के 3 लेवल्स हैं, और माय जेंडर के ऑफ कोर्स 2 लेवल्स हैं। सीजीपीए का कोई लेवल नहीं है, जस्ट अ ब्लैंक एरिया, जो भी डेटा आएगा वो उसके अंदर मैट्रिक डेटा है वो उसके अंदर हो जाएगा। बाकी दूसरा क्या है, दूसरा नॉन मैट्रिक डेटा है। अच्छा, जो सवाल नंबर 6 है, इसको मैट्रिक और नॉन मैट्रिक कह सकते हैं, इसको मैट्रिक कहेंगे क्योंकि 0 1 में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो मैट्रिक हो जाता है। याद है मैंने आपको बताया था कि नॉन मैट्रिक को मैट्रिक में कन्वर्ट करना होता है, फिर क्या करना पड़ेगा, डमी वेरिएबल। तो ये सॉर्ट ऑफ डमी वेरिएबल, डमी वेरिएबल हमेशा आइडेंटिफाई 0 1 से करते हैं, तो इस वजह से इसको मैट्रिक भी कहा जा सकता है। एनीवे, अब आगे चलते हैं, ताकि, और ये आपको तो सिर्फ एक रन डाउन देना था, और सिर्फ अब यहाँ से ऑल द क्वेश्चनर्स वर टर्न्ड इन एंड नंबर्ड, द रिसर्चर वाज रेडी टू बिगिन द कोडिंग प्रोसेस। ये अब एक सिचुएशन है, सिनेरियो है, व्हिच वी विल डिस्क्राइब इन द नेक्स्ट सेशन। आप कोडिंग को देखिए,
मैं यहाँ पढ़ता जा रहा हूँ और ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, लेकिन आपको रिपीट में करने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आई एम सॉरी, स्लाइड्स मैंने नहीं बनाई हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, वो ये हैंड आउट आपको मैं दे भी दूंगा, उसमें फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि ये बहुत बिगिनिंग वाली चीज है, लेकिन एनीवे। सो कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू द वैल्यूज। अब ये लेवल्स को वैल्यूज भी बोल रहे हैं, असाइनिंग नंबर्स टू द वैल्यूज और लेवल्स ऑफ ईच वेरिएबल। देखिए, लेवल्स ऑफ ईच वेरिएबल, ये स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज है। अच्छा, before starting the coding process, we want to present some broad suggestions or rules to keep in mind as we proceed. हमें हमें वो suggest कर रहा था. So these suggestions are adapted from rules proposed in Newton's and Rudistam's book, whatever your statistical consultant find, वो भी उन्होंने mention किए, ethically बहुत अच्छी बात कर दी है कि उन्होंने वो खुद जहाँ से वो suggestion लेके बता रहे हैं, वो ये भी है। इसी तरह से जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ वो किताब भी मैं आपसे वो शेयर कर लूँगा, that's not a big deal. Okay, and we believe that our suggestions are appropriate, but some researchers might propose alternatives, especially for rules 1, 2, 4, 5, and 7, whatever your rules हैं. लेकिन anyway, let's go. अच्छा, number 1, all data should be numeric. पहला rule ये है. अब उसमें numeric है. Even though it's possible to use letter or word string variables and data, it's not desirable to do with SPSS. अगर वो numeric है, अगर उसको numeric हो जाए तो अच्छा. अच्छा, एक और चीज बड़ा मजेदार है, और मजेदार ये है कि क्या एसपीएसएस का जेंडर के लिए एम और एफ अब डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं एसपीएसएस में? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो एम और एफ को फिर डिफाइन करना पड़ेगा कि एम का मतलब न्यूमेरिकली क्या है, 1 है, या एफ के लिए न्यूमेरिकली क्या है, 2 है, या लाइक एफ के लिए 1 है और एम के लिए 2 है, या कोई और नंबर है, तो ये डिफाइन करना पड़ेगा। बट आप मैनुअली इसको एंटर कर सकते हैं, एम और एफ। और ये इसीलिए यहाँ पे रूल जो उन्होंने बताया कि अगर डेटा सारा न्यूमेरिक हो तो दैट इज दी पॉसिबिलिटी। बहुत सारा डेटा मैंने देखा है जो आमतौर पे न्यूमेरिक जो है वो नहीं होता, वो स्ट्रिंग में आता है, और वो स्ट्रिंग में आता है। अभी भी जिन लोगों ने डेटा डाउनलोड किया है गूगल फॉर्म से, तो उन्होंने अगर क्वेश्चन का नाम लिखा है और क्वेश्चन के नाम लिखने में अगर वहाँ पे ऑप्शन है, अगर वो नंबर नहीं आ रहा है, तो वो नंबर नहीं आएगा, तो बाद वहाँ पे ऑप्शन जो है वो आ जाता है स्ट्रिंग में, वैल्यू जो है गूगल फॉर्म का रिजल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आता है, तो फिर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो रूल नंबर 1 वहाँ पे आपको काम आएगा कि ऑल डेटा शुड बी न्यूमेरिक। एनालिसिस अगर आपने करना है सॉफ्टवेयर में करना है, इट शुड बी न्यूमेरिक। सो like for example we could code gender as M for male and F for female, जिस तरह मैंने बताया, but in order to do most statistics with SPSS we have to convert the letters or words to numbers. So it's easier to do this conversion before entering the data into the computer. और बार ये हम आराम से कोड कर सकते हैं. Sometimes people code females as 1 and males as 0, or maybe males as 1 and female as 0. और एक मतलब मैंने क्लास में पढ़ा रहा था और मुझे फिर एक किसी ने डांट दिया, डांट का मतलब स्टूडेंट फीमेल, उन्होंने कहा कि excuse me, why female you are taking as 0? I said okay, we'll take as 1, no issues. So बहरहाल ऐसा भी जोकिंगली से बता रहा हूँ आपको कि whatever the coding, but it has to be meaningful for everybody. Okay, this is called dummy coding. जिस तरह मैंने पहले आपको बता दिया था कि in essence 0 means not female, and of course this is again the way of coding the way, but this is 1 0 or 0f, whatever, जिस तरह भी आप कर सकते हैं. So this is what all data should be numeric. Next, we'll go on each variable for each case of participant must occupy the same column. अच्छा फाइन, इसमें कहने का मतलब है कि वो उसी कॉलम में, उसी डेटा में, वो मल्टीपल कॉलम में नहीं जाना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया ना कि वो एक सवाल जो क्योंकि मल्टीपल रिस्पॉन्स का है, अब उसको कोड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे उसके दो मुझे वो बनाने पड़ेंगे, रीडिंग के दो और होमवर्क के दो और एक्स्ट्रा क्रेडिट के दो, कि इसने चेक किया या नहीं किया, ये एक ही कॉलम बनाऊंगा। तो एक ही कॉलम में फिर वैल्यू या तो 0 एंटर करूंगा और 1 करूंगा, और फिर एसपीएसएस को बताऊंगा यार 0 का मतलब है अनचेक और 1 का मतलब इसने ये चेक कर लिया। ठीक है, तो दिस इज अगेन द कॉम्प्लेक्सिटी वी नीड टू टेक कंसिडर। हमारे ये बहुत ज्यादा रिजिड रूल्स नहीं है फिलहाल, अभी मैं और आगे जाऊंगा जो आपको दिखाऊंगा कि क्या करना है। ऑल वैल्यूज कोड फॉर अ वेरिएबल मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, अब कोडिंग जो भी देंगे, नाउ दिस इज ब्यूटीफुल, कोडिंग जो भी देंगे यहाँ पे आपको मैं सारे स्टूडेंट की बात बताऊंगा, और स्टूडेंट दायरा मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं उनकी एक बात बताऊंगा। और स्टूडेंट बहुत मासूम होते हैं आमतौर पे, तो वो उनसे गलती हो जाती है और दैट्स वेरी नेचुरल। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि, या लास्ट टाइम से मुराद मैंने कभी बताया होगा आपको, बताया था कि याद रखिए गलती वो करता है जो काम कर रहा है, और जो काम
अभी शुरू भी नहीं किया और सिर्फ बोल रहा है कि मैंने अभी सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोई काम की जरूरत है, कोई क्वेश्चन है, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब काम ही शुरू नहीं किया, देखा ही नहीं। तो अब तो ज्यादा वो नहीं होता, तो जो काम कर रहा है उससे गलती भी होगी, वो गलतियां होकर ठीक हो जाती। सो एनी ऑल वैल्यूज कोड फॉर अ वेरिएबल मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब जो भी आप कोडिंग देंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब लेट से जो अगर 5 ऑप्शन हैं पहले सवाल और दूसरे सवाल के 1 2 3 4 5, इसकी कोडिंग ऑटोमेटिकली हुई हुई है 1 2 3 4 5, लेकिन फिर भी आप कोडिंग देने जा रहे, कोडिंग तो देंगे, बताएंगे एसपीएस सॉफ्टवेयर में, तो उसको अब वन को या किसी एक को अगर जो कोड कहने का मतलब है किसी एक ऑप्शन या लेवल को जो कोड दे दिया है वो फिर किसी दूसरे लेवल या ऑप्शन को नहीं देना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगेन जेंडर को ले लीजिए, जो मेल को कोड कर दिया है या मेल को कोड दिया है वो फिर फीमेल को नहीं दे सकते, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दैट मीन्स कि वो रिपीट नहीं कर सकते, वो सेम नहीं हो सकता, और वो चाहे एक से ज्यादा हो या तीन हो। जिस तरह अगर वो आर्ट्स एंड लाइक एबीई है, बिजनेस और इंजीनियरिंग है, उसमें अगर 1 2 3 कोड देंगे तो 1 2 3 कोड वो फिर वन अगर वहां साइन किया तो किसी और को नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट की बात बताता हूँ आपको। मैंने जब उनको ये बात सिखाई, आज से मेरे ख्याल 10 साल पहले की बात, तो स्टूडेंट को जब मैंने ये बात सिखाई तो स्टूडेंट ने गलती से इसको गलत समझ लिया, और उसने क्या किया कि मैं एग्जांपल फिलहाल इसी क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इस तरह समझ लें। तो उन्होंने 1 2 3 4 5 पहले सवाल को तो कोड किया, और उसके बाद दूसरे सवाल को 6 7 8 9 10 कर दिया। अच्छा, ये कोडिंग में वो 10 कर दिया। अच्छा, फिर क्या किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट सवाल था, जो नेक्स्ट सवाल है कि कौन से कॉलेज में 1 2 3, मुझे इसलिए याद है कि अभी मैंने आपको बताया, तो वो 1 2 3, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी अच्छा 10 11 12 13 कर दिया। तो सारे उन्होंने वो कोड कर दिया, और फिर मैंने पूछा कि ये क्यों किया, बोला ना आपने कहा था ना वन एक्सक्लूसिव होना चाहिए, तो लिहाजा ये तो मैंने वन तो कहीं नहीं आ रहा, हर कोई बिल्कुल जो है इंडिविजुअली और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मैंने कहा यस यू फॉलो द रूल, बट अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, और फिर इस सारे को पहचानोगे कैसे। तो क्योंकि आप समझे कि सीक्वेंस में मुझे सारी कोडिंग करनी है, ऐसा नहीं। तो याद रखिए हर सवाल का इंडिविजुअल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उसके ऑप्शंस के दरमियान की बात है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि कॉलेज है, और कॉलेज वो अगर 3 किस्म के कॉलेज में से कोई एक चूज करना है, तो एक चूज करने के लिए आप जो भी कोडिंग 1 2 3 देते हैं, अगर वो 1 2 3 कोडिंग अगर आप देना चाहते हैं, तो वो फिर आप उनमें से वन किसी और को नहीं मिल सकता, किसी ऑप्शन को, टू किसी और को नहीं मिल सकता, थ्री किसी और को नहीं मिल सकता, यानी सेम नहीं रखना है, कहने का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, now this is what it meant, and each variable should be coded to obtain maximum information, that means do not collapse categories को collapse करने की जरूरत है value when you set the code for them। मतलब फिलहाल इसको एक्सक्लूसिवली करें, मिसाल के तौर पे कैसे, एंटर जिस तरह यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है, एंटर एक्चुअल टेस्ट स्कोर, ages, GPAs. If you know them, it is good to practice to ask participant to provide information that is quite specific. अब वो स्पेसिफिकली अगर वो खुद एंटर करते हैं तो अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइक ये इस तरह समझे, फॉर एग्जाम्पल यू विल ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन बाय आस्किंग पार्टिसिपेंट्स टू स्टेट देयर जीपीए टू 2 डेसिमल। अब इंस्ट्रक्शन में अगर लिख दें या उनको बता दें कि 2 डेसिमल तक चाहिए, then if you ask them to select from a few broad categories, for example 2 से 2 और फिर 2 से लेकर 2.49, फिर 2.50 से 2.9 etc. तो ये these are the things, and however students don't know their GPA or don't want to reveal it precisely, they may leave the question blank or write in a difficult to interpret answer। देखा आपने वो जो पीछे आंसर है, डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट का मतलब 2.5 उन्होंने, अब वो 250 लिख दिया है कि जिसको 2.5 का पता है ठीक है वो 250 है। अब 250 यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं है, लेकिन बहरहाल वो कुछ तो है और बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। तो इस वजह से हाँ अबाउट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स में उन्होंने बिल्कुल वेगली लिखा हुआ है। सो दीज आर द थिंग्स, जो चीजें उसके साथ हमें जो ये रूल्स हैं, अब ये रूल्स आते ध्यान में नहीं रखना है, इसलिए मैं रेंडमली आपको सिर्फ एम्फसाइज करके बता रहा हूँ कि ये दैट्स ओके, विल नॉट गो बाय द बुक एंड एवरीथिंग, बट एटलीस्ट ये समझ में होना चाहिए। और कहीं अगर वो होता है तो फिर हमें ट्रांसफॉर्म या रिकोड करना पड़ता है, कोई कैटेगरीज है कहीं ज्यादा है। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कैटेगरीज ज्यादा है, तो फिर नंबर ऑफ कैटेगरीज को आप जो है किसी दूसरी कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म रिकोड। अगेन अब ये एसपीएसएस वाला एरिया है सीखने का सॉफ्टवेयर का, और वहां पे अभी फिलहाल नहीं हम जा रहे हैं, लेकिन अगेन रूल नंबर 5, ईच पार्टिसिपेंट देयर मस्ट बी अ कोड और वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल का एक
जो है पार्ट कोई एक कोड होगा, दिस कोड शुड बी नंबर एक्सेप्ट वेरिएबल फॉर, वी रिकमेंड यूजिंग ब्लैंक्स व्हेन डेटा इज मिसिंग और अनयूजेबल। अच्छा, ये अब जो भी मिसिंग अगर है डेटा, तो मिसिंग डेटा के लिए भी या तो ब्लैंक छोड़ दें या कोई कोड एंटर करें। मैंने ज्यादातर आमतौर पे अगर आप ऑप्शन देखें तो आपके ऑप्शन जो है 5 से ज्यादा, 7 से ज्यादा, ये लिकर्ट स्केल जो है वो 9 या 7 से ज्यादा आपके ऑप्शन नहीं है, लेवल नहीं होते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा सवाल होता है जिसके ऑप्शन ज्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है वो न्यूज चैनल्स या टीवी चैनल्स जो हैं वो कौन से ज्यादा देखना पसंद करते हैं, तो इसके अंदर वो ज़ाहिर है एक से ज्यादा रिस्पॉन्स वो चूज तो करेगा, लेकिन ज़ाहिर है वो एक लेवल ज्यादा है तो वो ज्यादा हो जाता है। इस तरह वो सवाल पे डिपेंड करता है। लेकिन एनीवे, तो जब मिसिंग वैल्यूज हो तो मिसिंग वैल्यू भी जो है वो, उसके लिए मैंने कोडिंग हमेशा सेट की हुई है कि आप 99 एंटर करें और नॉट 999। तो अगर खाली छोड़ दें तब भी ठीक है, लेकिन 99 एंटर करें। अब 99 अगर एंटर करेंगे और उसको एनालाइज भी करते हैं तो वो आउटलायर्स वाले आ जाएगा, लेकिन फिर भी पता चल जाता है कि किस तरह से वो आप उसे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि आपने खुद रखा हुआ होता है। ये 99 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी डेटा आप खुद एंटर नहीं करते और डेटा कभी कभी दूसरे को आप दे दिया जाता है एंटर करने के लिए। तो ये सारी गाइडलाइंस एक्चुअली ऑथर की वहाँ से, अनफॉर्चुनेटली सारी गाइडलाइन स्टूडेंट के लिए नहीं है, क्योंकि वो खुद कंसल्टेटिव मोड में किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च को हैंडल करते रहे। तो ये उनका एक्सपीरियंस की वजह से ज़्यादातर ऑथर इस तरह भी लिख देते हैं मिसिंग वैल्यूज को। और जो है वो क्या है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी मस्ट टेल एसपीएसएस दैट दीज कोड्स आर फॉर मिसिंग वैल्यूज, और एसपीएसएस विल ट्रीट देम एज एन एक्चुअल डेटा, अदरवाइज वो मिसिंग डेटा को बताना पड़ेगा कि 9 8 करें या 9 9 करें, और एसपीएसएस को बताना पड़ेगा। अगेन, अब बात सिर्फ यही है कि फिलहाल हम सॉफ्ट अंदाज में क्वेश्चन की कोडिंग को सिखाएं या फिर एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में चले जाएं, क्योंकि एसपीएसएस सॉफ्टवेयर तो एक बिल्कुल बहुत बड़ी दुनिया है और जाहिर है वो हर सॉफ्टवेयर के अंदर ये देखना और ट्रीट करना जरूरी है। इसके लिए वीडियोस देखे जा सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। Okay, apply any coding rules consistently for all participants. फिर सारों के लिए एक ही rule, like decide to treat a certain type of response say missing for one person, you must do the same for all participants. That means सारे participants के लिए अगर आपने 99 रखा है तो फिर सारे participants के 999 या 98 आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन दोनों में से ये ज्यादा preferred way है। तो वो सबके लिए भी कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अच्छा, हाउ अबाउट यूज हाई नंबर्स वैल्यू फॉर कोड फॉर एग्री, गुड, पॉजिटिव और एंड ऑफ अ वेरिएबल दैट इज ऑड। हाई नंबर जरूरी नहीं है, जैसे ऑनेस्टली बताऊं जरूरी नहीं है। इसलिए ऑथर ने पहले लिख दिया था कि लोग शायद इससे ज्यादा एतराज भी करें इन वाले ऑप्शन पे, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर आपने नहीं भी रखे हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये दीजर वो आमतौर पर सजेस्टिंग नहीं होती है कि हाई रखे। मैं भी यही करता हूँ, 1 को हमेशा लो रखता हूँ और 5 को हाई रख पाता हूँ। ये कोई इसमें मैजिक है? नहीं, कोई मैजिक नहीं है, बट इट्स लाइक इसमें ज्यादा कोई जरूरत नहीं। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथर ने खुद ही, दिस इज नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज यू आर क्लियर एंड कंसिस्टेंट। आप खुद अगर क्लियर हैं और ये रॉन्ग नहीं है कोई तरीका नहीं, बट यू आर लेस लाइकली टू गेट कंफ्यूज। और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज या नहीं होते हैं जब आप कंफ्यूज नहीं होंगे जब आप इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट को। तो ये दीज आर द फ्यू गुड प्रैक्टिसेस, जिस 7 है और चीजें अच्छी। नाउ मेकिंग अ कोडिंग फॉर्म, आमतौर पे कोडिंग फॉर्म नहीं होता। अब यहाँ पे अगेन ऑथर के पीछे जहन में क्या है मैं ये भी बता दूं। और ऑथर के असल में जहन में है कि वही कंसल्टेशन मोड में ना, तो वो चूंकि बड़े काम से छोटे काम की तरफ किताब लिखने की एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने कोशिश की, तो वो जहन में वही ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे करते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करते हैं इसका मतलब है काम खुद नहीं करते, डेटा एंट्री ऑपरेटर या दूसरे लोग डेटा एंटर करते हैं। जब वो डेटा एंटर करते हैं तो फिर यहाँ पे एक कोडिंग फॉर्म का बना हुआ होना जरूरी होना चाहिए। लेट्स से डेटा एंटर, तो मैंने ये भी देखा है कई मरतबा हमने कहीं, अगर मैं आई वाज ट्राइंग टू प्रोवाइड द कंसल्टेंसी टू फ्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत पहले की बात है, मैं उस वक्त लाइक आई वाज नॉट इवन एन एमबीए, इनफैक्ट आईबीएम में भी नहीं था। तो उस वक्त जो कोडिंग फॉर्म था वो हमने डेटा लाहौर से एंटर करवाया, किसी को दिया, और वो कोडिंग फॉर्म जो था वो हमने बना के दिया। और वहां पे पता चला कि मैंने विजिट भी किया, पता चला कि 5 6 लोग हैं वहां पे जो डेटा एंट्री कर रहे हैं, और 2 ऑर्गेनाइजेशन बटे हुए थे, एक ऑर्गेनाइजेशन 3 थे और एक ऑर्गेनाइजेशन 2 थे। और वो काफी डेटा था, 55,000 क्वेश्चन का। तो वो डेटा उन्होंने वो कोडिंग के लिए उन्होंने शीट रखी हुई थी और उसके हिसाब से कोडिंग करते। एरर्स फिर भी आए, कोडिंग फॉर्म आमतौर पे बनाना पड़ता है, और आप अगर बनाएंगे तो दैट्स गुड, अच्छा है, और आपकी डेटा एंट्री के लिए वो इशू नहीं होगा, और दैट्स गुड। और यहाँ पे अगर आप आराम से देख लें कोडिंग के लिए, यहाँ पे इलस्ट्रेशन के पर्पज के लिए देखें कितना अच्छी तरह से ऑथर ने
हाथ से ही लिख के बताया है कि कोडिंग कैसे करें। उल्टे हाथ में देख लें कि वेरिएबल का नंबर जो ऑलरेडी दिया हुआ है और वेरिएबल नंबर उन्होंने लिखा है कि 1 2 3 4 5 और लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 को उन्होंने स्प्लिट किया है 3 क्वेश्चन। ठीक है, जो मैंने कहा था मल्टी रिस्पॉन्स है। ठीक है, और ये ज्यादातर वैलिड दायरा फाइनेंस के लोगों के लिए नहीं। अगर फाइनेंस के लोग को बिहेवियरिस्टिक फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हैं और माशाल्लाह आप में से हैं लोग जो अमजद आई बिलीव अकरम आई बिलीव मस्ट बी हियर, तो वो जो बिहेवियरिस्टिक फाइनेंस में और जो सेकेंडरी डेटा पे नहीं वो प्राइमरी डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली इस तरह की चीजें जरूरी हैं। आई विश आई एम सॉरी मैं इतना लेट आप लोगों को ये बता रहा हूँ। आई विश कि आपके क्वेश्चन है के वक्त अगर उस वक्त डाटा मुझे अंदाजा होता हम दूसरे काम भी क्लियर कर रहे थे, तो ये आपके बहुत सारे सवाल जो उसी वक्त आंसर हो जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से आप बेसिक तौर पे प्रिपेयर करते हैं। अगर आपका खुदा ना खास्ता आपके क्वेश्चन है इस तरह की बात है, तो गलती नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाती है मल्टीपल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन। ओके, तो वेरिएबल नंबर 1 ये तो गौर से देखिए, टोटल 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, लेकिन वो उन्होंने 6 को बांट दिया कि 6 7 और 8, और फिर उस वेरिएबल का नाम भी राइट साइड पे देखें हाथ से लिखा हुआ वेरिएबल नेम, और ये रेकमेंड जो लिखा हुआ है सवाल को अगर आप पढ़ें तो आई वुड रेकमेंड दिस कोर्स टू अदर स्टूडेंट, और उन्होंने रेकमेंड किया हुआ है। और रेकमेंड की अगर आप अल्फाबेट्स गिन लें, ये फिलहाल एसपीएसएस की बात हो रही है स्ट्रिक्टली। ठीक है, अगर आप अल्फाबेट गिन लें तो ये 8 हैं, और 8 जो अल्फाबेट से ज्यादा यानी 8 अल्फाबेट से ज्यादा जो है वो वेरिएबल का नाम एसपीएसएस नहीं लेता है। ठीक है, और वो अब 32 बिट और 64 बिट की वजह से थोड़ा वो ले लेता है, लेकिन पहले ये आमतौर पे इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि यू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू 8 कैरेक्टर्स। अच्छा, ये 8 कैरेक्टर्स की रिस्ट्रिक्शन जो है ये बहुत कारगर है। स्टाटा में चले जाएं 8 कैरेक्टर्स, ईव्यूज में मेरा ख्याल है 8 कैरेक्टर, मेरा ख्याल है मुझे याद नहीं। ठीक है, और 8 कैरेक्टर दूसरे सॉफ्टवेयर में एसएएस और दूसरे सॉफ्टवेयर में 8 कैरेक्टर, मिनी टैब में 8 कैरेक्टर्स और मे बी अदर 8 कैरेक्टर्स इज अ गुड प्रैक्टिस। अगर आप इसी को 8 कैरेक्टर्स वाली रखेंगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। एसपीएसएस में चूंकि लेबल वाले कॉलम भी है, लेबल वाला एरिया है, वहां पे भी लेबल वाले एरिया के अंदर भी वहां पे ये बताया जाता है, और वहां पे आप नाम पूरा लिख सकते हैं, सवाल पूरा लिख सकते हैं। ओके, तो वेरिएबल पहले को उन्होंने रेकमेंड दिया, दूसरे को वर्क हार्ड किया, वर्क हार्ड नाम दिया, और तीसरे को कॉलेज रख लिया, ऑफ कोर्स फोर्थ को जेंडर रख लिया, फिफ्थ को वेरी ऑब्वियस जीपीए रख लिया, और उसके बाद 6 7 8 को 6 को उन्होंने तोड़ दिया जो कि ऑलरेडी ऑप्शन में था या लेवल्स में था, जो उसके ऑप्शन थे, और सॉरी उसके ऑप्शन में था, लेवल्स तो उसके 0 1, और उसके बाद रीडिंग उसको रखा, होमवर्क रखा, और एक्स्ट्रा कार्ड सीआरडी रखा, कार्ड का सीएआरडी करेंगे तो वो 9 हो जाएगा, तो उन्होंने सीआरडी रखा। लुक एट दिस, ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है, ये समझने की जरूरत है। अच्छा, ये कोई फाइन इज ओके। अच्छा, अगर आप गौर से देखें आईडी के फौरन बाद नीचे एसडी और एसए के दरमियान जो है वो एक रिपोर्ट, चूंकि वो कोडिंग स्कीम बना रहे हैं या कोई भी एक बनाता है, तो वो एक ब्लैंक क्वेश्चन पे इस तरह की कोडिंग करके अपने पास रख सकते हैं, और एहतियात के लिए या ज़रूरी हो जाता है। मैंने अगेन आपको बताया ना कि हो सकता है आप किसी और को अपना क्वेश्चनर दे दें और फिल के कि ये भरो, और ऐसा करते हैं लोग। ठीक है, और मतलब वो हमें भी अंदाजा और हमने खुद भी किया है ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो कोई वो ऐसा नहीं है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन है भरे, आपका डेटा भरे, लेकिन आपको खुद ये अंदाजा होना चाहिए कि किस तरह से सारी चेकिंग, तो क्योंकि अल्टीमेटली तो काम आपने करना है, डेटा क्लीनिंग आपने करनी है, मेहनत आपको डबल करनी पड़ जाएगी अगर वो उस वक्त एहतियात या ख्याल नहीं रखा तो। ओके, now on the other hand, like let's talk about arts, sciences, business और engineering में उसमें very simple, very obvious coding 1 2 3 उन्होंने कोडिंग कर दिया, और चूंकि 1 एंड 2 में देखिए मैंने बताया था कि वो ऑटोमेटिकली कोडेड है 1 2 3 4 5, तो उन्होंने लिखा एंटर नंबर, यही नंबर एंटर कर दीजिएगा जो भी दिया। मिसाल के तौर पे किसी रिस्पोंडेंट ने, किसी स्टूडेंट ने, फिलहाल इस सिचुएशन में स्टूडेंट है, किसी रिस्पोंडेंट ने अगर 2 या 2 को सर्कल किया तो आप एग्जैक्टली 2 ही वहां एंटर कर देंगे। ये लिकर्ट स्केल का एक फायदा ये भी है कि अगर सारे क्वेश्चन लिकर्ट स्केल पे बने हुए, और जरूरी नहीं वो लिकर्ट स्केल ज़ाहिर है 5 ग्रेड ग्रेडिंग्स का है, या 5 डिग्रीज का है, या 7 डिग्रीज का है, समटाइम 9 है, लेकिन आमतौर पे 5 और 7 ही चलते हैं। तो ये उन्होंने एंटर किया। जेंडर ऑफ कोर्स अगर आप देख लें तो पहले डिसाइड कर लें, मेल इज इक्वल टू 0 एंड फीमेल इज इक्वल टू 1, ये बहुत जरूरी है। मैं आम तौर पे जब दूसरे का डेटा एनालाइज कर रहा होता हूँ तो मुझे ये पता नहीं होता है, तो मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ मुझे कोडिंग भिजवा तो दो कि मेल 1 समझा हुआ है या एफ समझा हुआ है, वो डिपेंड करता है।
अच्छा, ये जो दूसरे हैं ना, ये स्टूडेंट नहीं होते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। जो आमतौर पे अभी रिसेंटली somebody sent me, माशाल्लाह माशाल्लाह ही इज डूइंग अ पोस्ट डॉक, और वो बहुत सीनियर है, और वो काफी लेकिन फील्ड उनके डिफरेंट है, तो वो ही गॉट स्टक समवेयर, एंड द प्रॉब्लम वाज इन हिज डेटा, देयर वाज सर्टेन एक्स्ट्रा कॉलम्स, so then he requested me, तो I said कि मुझे कोडिंग बता के दीजिए किस तरह आपने किया, तो फिर I suggested him कि इसको इस तरह का। और the good part is मैं उनको नहीं जानता हूँ, and the very good part is I still helped him out, कि माशाल्लाह he is very happy, और वो किसी रेफरेंस के जरिए आए थे, पता नहीं, but anyway, so but I helped him, कोई ऐसी बात नहीं, फ्रॉम इस्लामाबाद। ओके, तो इसलिए वो कोडिंग इसकी मैंने उनको मंगवाई, तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि देयर वर फ्यू एक्स्ट्रा थिंग्स एंड एवरीथिंग, वो शायद कोई गलती है किसी और से उन्होंने बिल्ड करवाया होगा, व्हाटएवर। तो तो जेंडर के अंदर ये कोडिंग का किसको क्या रखा हुआ है, ये आप अपने पास रख लीजिए, ताकि नोट, ताकि आपको जब इंटरप्रिटेशन करना हो, एनालिसिस करना हो, पता तो ये ना गलत उल्टा कर दे, तो हो जाता है, कभी ऐसा भी हो जाता है। और माई जीपीए में अगर आप देखें, जीपीए में उन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि एंटर नंबर, एंटर जो भी नंबर आ रहा है विद 2 डेसिमल, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिख के उन्होंने देखो जो भी है, अगर वो 2.5 दिया हुआ है तो 2.50, अगर 2.2 दिया हुआ है तो 2.20, अगर वो फॉर एग्जाम्पल लाइक 2.89 दिया हुआ है तो फिर वो तो एज इट इज एंटर हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी दिया हुआ तो आप यहाँ पे यू कैन राइट के ओके आई नीड टू एंटर एट 2 डेसिमल। अच्छा, अब ये 2 डेसिमल्स का डेटा एंट्री, ठीक है, वो अच्छी बात है। और फिर उसके बाद एनालिसिस में आमतौर पे 3 या 4 डिजिट डेसिमल, 4 डेसिमल्स की तक की एनालिसिस आमतौर पे वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ओके, बाज़ का 3 भी सही। फॉर अब नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अब यहाँ पे मैंने चेक्ड और अनचेक कहा था, यहाँ पे उन्होंने कोडिंग जो क्वेश्चन नंबर 6 में द रीडिंग, क्वेश्चन नंबर 6 का जो उन्होंने चेंज कर दिया, 6, 7 और 8 को कैसे कोडिंग करेंगे, तो उसमें ब्लैंक, ब्लैंक मतलब जीरो का मतलब अगर वो खाली है, खाली का मतलब है जीरो, तो वहां जीरो एंटर करेंगे, ठीक है। और जीरो का मतलब अनचेक, मैंने ब्लैंक की जगह पे लफ्ज इस्तेमाल किया था अनचेक, मैं हमेशा अनचेक्ड और चेक को इस तरह कोड कर देता हूँ ताकि आसान हो जाए, बजाय इसके कि ब्लैंक कंफ्यूज करता है। तो चेक में 1, और अगर उसने चेक किया तो उसी कॉलम के अंदर, यानी अब 3 मजीद कॉलम ऐड हो जाएंगे। अगर वैसे आप देखें तो बोलें कितने क्वेश्चन हैं, तो वो बोलेंगे जी 10 क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन है, तो यार 10 कॉलम है, ओके। लेकिन पता चला एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो बीच में क्वेश्चन नंबर 5 है, या क्वेश्चन नंबर लेट से 10 ही इसको इस तरह का कर लें, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मल्टीपल रिस्पॉन्स वाला और 3 रिस्पॉन्स है, तो फिर एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, फिर होगा ये कि 9 जो 10th है, 10th 3 में मजीद डिवाइड हो जाएगा, तो 9 तक तो नंबर वैसे ही होंगे वेरिएबल्स के, और फिर 3 और ऐड हो जाएंगे क्योंकि 3 ऑप्शन थे उसके, तो ये 9, 3, 12, तो 12 एक्चुअली वेरिएबल्स होंगे, 12 कॉलम्स का डेटा बनेगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी है कि 5 तो वैसे ही है, छठा जो चूंकि 3 ऑप्शन है, तो ये एक्चुअली 5, 3, 8, 8 कॉलम्स का डेटा बनेगा, और 6, 7, 8 जो वेरिएबल्स के नाम है वो ऑटोमेटिकली राइट साइड पे लिखे हुए हैं, अगर आप देख सकें तो। और फिर उसमें सिर्फ यही है कि उस वाले कॉलम में रीडिंग, होमवर्क और एक्स्ट्रा कार्ड या क्रेडिट, एक्चुअली CRD क्रेडिट, वो उसको क्या करेंगे, वो वहां पे एंटर करेंगे, अगर उसने खाली छोड़ दिया है तो 0, अगर उन्होंने वो लिखा हुआ है तो 1, ठीक है। ओके, ये वाली बात समझ गए, मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, सिर्फ आपसे सवाल पूछा, कोई यहाँ पे कोई किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई चीज है, कैन समबडी प्रोवाइड मी द फीडबैक, कोई चीज? नो हेलो, सर, यहाँ तक क्लियर है। माशाल्लाह, गुड, ओके। Okay, check the completed questionnaire again. Make rules about how to handle these problems, और उसके बाद जो यहाँ पे हमने उन्होंने वो जो चेक किया, और उसके बाद यहाँ पे आप इंटरप्रिटेशन इसको देख लीजिए कि क्या है इश्यूज, और हाउ वी डिसाइडेड टू हैंडल दैम, हमने इसको कैसे हैंडल किया। वो जो सारे एरर्स हैं, मैंने आपको बताया कि वो जो एरर्स आ रहे हैं वो यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर उन्होंने दिखाया हुआ या नहीं दिखाया हुआ, मैं भूल गया हूँ उसको। या अब ये देखिए उन्होंने कैसे एरर हैंडल किया, मैं ग्राफिकली आपको दिखा रहा हूँ, वहां पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ। प्रॉब्लम सबसे पहले हमें 7 में आई, तो उन्होंने 2.50 था, 2.50 को उन्होंने कहा एंटर 2.50, 250 लिखा हुआ था, 2.50 इसको एंटर कर दीजिए, क्योंकि दैट वाज द थिंग। और चूंकि हमने 2 डेसिमल कहा हुआ था, और ये पहले वाले क्वेश्चन है नंबर 8 में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक तो ठीक थे, फिर 7, 8, 9, 10 और 11, 12 के अंदर जो है ना, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब आप ये देखिए, अब यहाँ मर्जी है,
यानी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मिसिंग, अब मैं बी को एंटर करूं या ई को एंटर करूं, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना ये पड़ेगा कि बजाय इसके कि वहां पे मैं 1 2 3 ऑप्शन जो कि ऑलरेडी कोडिंग हमने डिसाइड किया 1 2 3 ऑप्शन दूं, अब यहाँ पे दो हैं, अब मैं या तो इसको इनवैलिड कर दूं, और इनवैलिड करूंगा ज़ाहिर है तो मैं फिर मुझे मिसिंग वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो मिसिंग वैल्यू डालने के लिए मैंने उसको एंटर 98 कर दिया। क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं? अगेन ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेट्स से डेटा ही मुश्किलों से आया है और उसके अंदर कुछ इस तरह का मिसिंग भी है, और मिसिंग का जवाब बाद भी अगर है और फिर आप उसको गेस वर्क भी नहीं चला सकते, तो अब एनालिसिस करना भी है, क्योंकि डेटा मुश्किलों से फिर कम भी है, क्योंकि जितना भी मुश्किलों से आया वो कम भी डेटा है, तो फिर आपको इम्प्यूट करना पड़ेगा या कोई वैल्यू, मतलब उसको रद्द ना करें। तो मैं यहाँ इसको ब्लैंक नहीं छोड़ूंगा अगर ये लिए इम्पोर्टेंट भी है। अदरवाइज बहुत सारा डेटा है, कोई मसला नहीं है, तो फिर इसको ब्लैंक अगर छोड़ भी दिया रिस्पॉन्डेंट केस वाले ऑप्शन को एक्सक्यूज मी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से 2.2 बिल्कुल एंटर कर देंगे, लेकिन 2.2 एंटर करेंगे तो 2.20 इसको एंटर करेंगे, क्योंकि 2.2 भी हमने डिसाइड कर लिया था कि 2.20 जो है वो उसको हम एंटर करेंगे, जो ऑलरेडी हमारी कोडिंग में जो डिस्कस हुआ हुआ था। अच्छा, हाउ अबाउट 3 पॉइंट्स, अब यहाँ पे उन्होंने वेग बात लिखी है, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। अबाउट 3 पॉइंट्स का मतलब 2.9 दूं, 2.90 दे दूं, या 2.95 करूं, या 3.10 कर दूं, या 3.05 कर दूं, तो आई थिंक लेट्स गो विद द मिडल ऑफ द रोड अप्रोच, और वो ये है कि इसको 3.0 मैंने एंटर कर दिया। अच्छा, ये ग्राफिकली ये, अब ये सारी चीजें अभी डेटा एंट्री का मतलब है कि ये पहले तो चेक कर रहे हैं, अभी इसको एसपीएसएस में डेटा एंटर करने के लिए कैसे करेंगे, वो क्या करेंगे, ये सारी चीजें वो देखी जा सकती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईडी 10 नाउ। आईडी 10 के अंदर क्या है? आईडी 10 के अंदर लीव ऑल वेरिएबल्स ब्लैंक एक्सेप्ट 99। ठीक है, सारे वेरिएबल जो सारे वेरिएबल जो उन्होंने किए हैं वो 99, और मिसिंग फॉर कॉलेज, कॉलेज के लिए अगर है तो वो 99 वो वहां एंटर कर देंगे, और यहाँ पे मिसिंग है और बाकी सब जगहों पे जो है वो उन्होंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो वो या तो ब्लैंक छोड़ दें या 99 कर दें, एक्सेप्ट 99 मिसिंग फॉर कॉलेज के अंदर मिसिंग है, कहीं भी डिपेंड करता है कि हाउ डू यू वांट टू डू इट और एंटर कितना करना है। वैसे भी ये लाइक रिस्पॉन्स जो है वो शायद इंक्लूड भी नहीं होगा एनालिसिस में, अगर कोई लेना भी चाहे तो नहीं कर सकेगा। फिर एंटर यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें एंटर 3.5 यहाँ पे एंटर किया, हालांकि ये तो डिस्क्रीट वैल्यूज है, 3.5 है, लेकिन ज़्यादा वो 3.5 है तो इसको फिर वो कंसिडर कर लिया जाता है कि ठीक है यार, इसको इंटरवल उसमें आ जाता है। अब ये एक अलग बहस है कि वो ऑर्डिनल स्केल में, मेजरमेंट स्केल में है या इंटरवल में है, और वो उसके हिसाब से फिर ये दो स्कूल ऑफ थॉट बटे हुए हैं, तो आमतौर पे वो इंटरवल में कंसिडर करके 3.5 इज आल्सो ओके, तो ये आमतौर पे ये कंसिडर कर दिया था कि यहाँ पे इसका सोल्यूशन जो है वो ये निकला। ओके, अच्छा, इसी तरह से नीचे जो है वो आप 7 एंटर 1, अब यहाँ पे ये देखिए बायोलॉजी के नीचे उन्होंने मेल फीमेल और फिर जो उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि एफ अगर गया तो यहाँ पे 1 इसको कोट कर दें। ऊपर जो है बायोलॉजी, चूंकि उन्होंने देखें यहाँ पे मेंशन किया हुआ तो इसलिए उसको, अब आई डोंट नो वेरी वेग, बट एंटर 1 फीमेल ऑब्वियस है। अब यहाँ पे 9.67 है, तो फॉर नाउ एंटर 9.67, बट सी अकम्पनिंग डिस्कशन। अब उसका डिस्कशन अभी पढ़ लेते हैं कि 9.67 के साथ उन्होंने, क्योंकि मैं आमतौर पे इसको रद्द कर देता हूँ, इस तरह की चीजों को कंफ्यूजन है, बिकॉज इट कंफ्यूजेस मोर एंड यू नीड टू unnecessarily explain more and there is no learning out of it, so I usually ignore and mark as a blank or whatever. you're missing, मैं इसको मैं करार देता हूँ, क्योंकि मिसिंग में वो इम्प्यूट करवाना वो ज्यादा बेहतर है, और इम्प्यूट में नेबरहुड से इम्प्यूट करवा ले। नेबरहुड का मतलब है कि उसी सवाल के दूसरे लोगों ने क्या जवाब दिया है, तो उसका एक अंदाजा आसपास और वटेवर, हालांकि विच इज नॉट द एक्यूरेट वे। ये इसको मिसिंग करार दे दो, मिसिंग करके इसको डिस्कार्ड कर दें, वटेवर जो भी है, या इसको इंक्लूड ही ना करें एनालिसिस में। तो ये दिस इज, मैं आमतौर पे इस डिस्कशन में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो ऑथर जरूरत से ज्यादा प्रिकॉशियस बातें करता है, जरूरी नहीं है कि वो उसको हर चीज के लिए उस तरह देखा जाए। ओके, एंटर 2.5, यहाँ पे 2 उन्होंने किया, या 2 और 3 के दरमियान उन्होंने क्रॉस मार्क कर लिया। ये आई विल नॉट एंटर दिस, मैं ये समझता हूँ कि ये और शायद जो भी है, किसी ने 2 और 3 के दरमियान क्रॉस लगाया, उसका मतलब शायद 2 ही होगा, तो इसलिए इसको 2 भी एंटर करते हैं। 2.5 अगर एंटर करना है तभी हो जाएगा। मैंने कहा ना कि ये इंटरवल स्केल और ऑर्डिनल स्केल के दरमियान की चीज है, लिक्विड स्केल, ये दो स्कूल ऑफ थॉट होता है। और ली ब्लैंक 11 में जहाँ पे आप ब्लैंक सॉरी पार्ट है, इसको ब्लैंक छोड़ दें, और एंटर 1 फॉर रीडिंग एंड होमवर्क, यहाँ पे उन्होंने चेक किया, जैसा मैंने कहा कि मैं इसको ये ले लूंगा कि ये चेक
हुआ है। और फिर लेबल और वेरिएबल्स को आप इसे चेक कर सकते हैं। और ये डेटा, आप डेटा एंट्री जो है वो पे कैसे करते हैं। डेटा एंट्री के लिए देयर आर लॉट ऑफ वीडियो। मैंने जो बेसिक काम की बातें थी वो आपको मैंने सिखा दी है कि ये आपको क्वेश्चनर के लिए डेटा कोडिंग कैसे करते हैं और डेटा कोडिंग के लिए किस तरह से क्या चीज करते हैं। इस पे कोई अभी फिलहाल मैं इस पे यहाँ पे रुक रहा हूँ। किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल मुझसे करेगा, बिकॉज देन आई चेंज द डिस्कशन, आई मूव समवेयर आउट। आप मुझे बताइए, मैं फिर दूसरे टॉपिक पे चला जाऊँ। कोई और कोई सवाल है किसी का? सर मैं आए जी प्लीज पूछिए। जी मैम। सर जैसे आपने पहले फॉर्म की पूरी जो कोडिंग बताई तो वो तो हमने एक जनरल फॉर्म बनाया हुआ है तो हमने उस पे कोडिंग कर देनी है, ठीक है जी ना? मैम। लाइक जो वो 0, 1 और जो भी था वो सारे क्वेश्चंस को करके। लेकिन जी जी यहाँ जो ये एरर है ये रन के बाद वो हमसे कंपाइलेशन में जैसे वो स्टेप बाय स्टेप लैंग्वेज जैसे हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ना, तो वो जी एरर जी। पे आके खुद ब्लैंक करके बता देता है कि यहाँ ये एरर है। तो ये वो एरर पे हमसे पूछेगा या हमें ये जो है वो एक-एक फॉर्म को रीड आउट करके उसको एरर को जो है वो पहले से ही फीड करना पड़ेगा कुछ? जी मिस, बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको एक-एक फॉर्म को खुद ही रीड करके वहाँ पे आपको एरर ठीक करना पड़ेगा। शुरू में इसलिए मैंने आपको समझाया कि ये सब लोगों को मैंने समझाया इस तरह से कि आप क्या करेंगे। ये सब बातें पहले इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन है एसपीएसएस में डेटा कैसे एंटर करेंगे, फाइन। ये हर कोई, देखिए आप अगर बिगिनर नहीं है तो दूसरे शायद बिगिनर हो सकते हैं, लेकिन वो डेटा एंट्री कैसे करेंगे वो हो सकता है, वो बाद में देखेंगे। पहले तो ये देख लीजिए कि पहले जांच पड़ताल मैंने क्या करनी है। और आपने बिल्कुल सही बात बोली कि पहले कोडिंग को आप अपने पास एक खाली क्वेश्चन है लेके उस पर कोडिंग पेंसिल से या पेन से लिख लें, दैट्स वंडरफुल। उसके बाद वो ज़ाहिर है वो खुद नहीं बताएगा, क्योंकि जब आप डेटा एंटर करने लगेंगे तो आपको इन बातों का ख्याल खुद ब खुद आ जाएगा कि अच्छा ये मैंने वाली चीज़, मेरे ये कोडिंग ये थी और मैं इसको इस तरह एंटर कर, या तो आप रियल टाइम डेटा एंटर करते वक्त वहाँ पे करेक्शन कर लें, या फिर पहले एक, अगर ज़्यादा क्वेश्चन है तो 1 घंटा लगा के सारी चीज़ों को मार्क कर लें अपने क्वेश्चंस में, अपने क्वेश्चनेयर में। तो तब फिर ये डेटा, अच्छा उसका एक फायदा एक और भी है। मिसाल के तौर पे अगर आपने ये मार्क भी कर लिया कि इधर इसकी जगह पे ये एंटर करना है और इसकी जगह पे ये करना है, तो अगर वो क्वेश्चन पे किसी और को भी दिए जाए तो तब भी वो डेटा सही हालत में ही एंटर होके आएगा। ठीक है, वो सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन ही देनी पड़ेगी। तो दिस इज अगेन अ बेनिफिट। अच्छा, प्लस एक और चीज भी है, मैं आपको एहतियातन और भी बात बता देता हूँ। आमतौर पे मैं जानबूझ के फिलहाल यहाँ कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहने की कोशिश करूंगा। वो इसमें आप लोगों का भला है इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं कहा था, सॉरी। वो नहीं कहा कि अगर आप क्वेश्चन फिलअप भी करा लेते हो, इस तरह की मार्किंग भी कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, ये सब के लिए कि आपने बकायदा काम करके और ये क्वेश्चन भरवाया है। ये सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं भरा गया सब कुछ। ठीक है ना, यू गॉट माई पॉइंट, मैं कहने का मतलब ये। तो मैं यहाँ कहने से इसलिए कतरा रहा था कि आइडिया ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस पे तो कहने का मतलब है कि ये सब मार्किंग अगर कर लें तो अच्छा है। और अगर नहीं भी करें कोई बात नहीं, लाइव, रियल टाइम, रियल टाइम जब डेटा फिल कर रहे हो अपने क्वेश्चन को उठाएं और देखें, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस हो गई है कि अच्छा ये तो ये वाली वैल्यू हो, ये वाली वैल्यू गलत है, कि चले मैं इस पे ये एंटर करता हूँ। वहां पे क्या करें, उस क्वेश्चन में ही वहां पे काट के वो ठीक कर दें, ताकि कभी दोबारा अगर देखना पड़े तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन में एडिटिंग हुई भी हो। अच्छा, आजकल चूंकि ये गूगल फॉर्म और ये सब चीजों की वजह से ऑनलाइन हो जाता है तो आसान है फिर भी। लेकिन बिलीव इट और नॉट, ये सारी वो बातें मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। जब हम अपने हाथ से क्वेश्चनर जो है वो फिलअप करवाते हैं, थे नहीं, करवाते हैं अभी भी, उसकी अपनी एक वो कहता है बहुत सारी चीजें और डिफरेंट एंगल है। लेकिन वो ऑनलाइन अगर नहीं हो तो फिर उसकी वजह से वो नॉन रिस्पॉन्स बायस एक अलग साइंस है, जिसको अनफॉर्चुनेटली वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं बनाया जाता है, लेकिन बाद जगह बाद रिसर्च के अंदर वो होता है नॉन रिस्पॉन्स बायस। ये खासतौर पे सीबीएसईएम के अंदर तो बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें ओवरटन का पेपर है 1988 का, जो नॉन रिस्पॉन्स बायस के ऊपर जो है बहुत बेहतरीन उन्होंने काम किया हुआ। एनीवे, तो आपके सर सवाल का जवाब ये करना जरूरी है। जी जी, सर जैसे आपने ये बताया तो ये तो हैंड रिटन फॉर्म के मोस्टली एरर्स हैं ना? अच्छा जी जी अगर जो हम ये करते हैं फॉर्म फिल करते हैं जो गूगल्स पे हैं, तो उसमें जी। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इस टाइप का एरर आएगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्किप का आ सकता है, वो भी अगर हमने फॉर्म के टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस ना लगाई हों कि फॉर्म आगे प्रोसीड ही ना हो। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और इसमें लेकिन एक चीज़ का और भी है, आप थोड़ा-सा ओवर एस्टिमेट ना कीजिएगा लोगों को और ना अंडर एस्टिमेट भी कीजिएगा, लेकिन एक बात का ख़्याल रखिएगा नहीं, मैं जिसका अपना एरर जो है वो शेयर कर रही थी कि ये आ सकता है ना, तो उस वक़्त फिर आ क्या करें सकता है। अगर हमने कर दिया हो तो?
अच्छा देखें वो हो सकता है गलती, वो तो फिर इसको आप करेक्ट करेंगे ना, आप अपने डेटा फाइल में जाके करेक्ट कर लीजिए, इसमें फंसी क्या बात है। अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों के डेटा एंट्री, क्योंकि जब देखिए गूगल फॉर्म पे तो दूसरे डेटा एंटर कर रहे होते हैं, तो दूसरे डेटा एंटर कर रहे होते हैं तो कभी ऐसा होता है कि कीबोर्ड की उंगलियां, जो कीबोर्ड की जो कीज हैं वो छोटी होती है, उंगलियां बड़ी होती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से कभी कभी दो कीज प्रेस हो जाती हैं, अगर नंबर प्रेस कर रहे हैं तो हो जाता है ऐसे। तो इसलिए आप जो डेटा फाइल में आ गए, आप वो डेटा फाइल को आपको देखना होगा और वहां पे उसको आप उसको करेक्ट करेंगे। अब वो देखेंगे कैसे? अब उसके देखने की तरकीब में आपको अभी मैं एसपीएसएस के ऊपर जब जाऊंगा तो वहां पे मैं सबसे पहले वो सिखाऊंगा, फिर मैं दूसरी चीजें आपको सिखा देता हूँ। वो आउटलायर्स है, वो आउटलायर्स कैसे होता है वो देख सकते हैं, तो उसको आसानी से देखा जा सकता है, तो उसको हम मैं बताऊंगा कि आप उसे कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप थैंक यू फिक्र सर। नहीं कीजिए, मैं भी दिखाऊंगा आपको। ओके। अच्छा किसी और का कोई सवाल है?